हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो इससे पहले हम जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका जो है वो मतलब ये आगे का ही पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसको जो हमने जो अलग चैप्टर नाम दे दिया। सो ये है हमारा पास में कौन सा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस के बारे में कि किसी भी कंडक्टर का जो है वो कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। अच्छा, आपने कैपेसिटर नाम तो सुना ही होगा, और अगर आपने कैपेसिटर नाम सुना है तो आपने कैपेसिटर को देखा भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फैन के अंदर, जो हमारा फैन होता है ना, फैन में आपको पता है कि एक सिलेंड्रिकल सेल टाइप में जो डिवाइस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। इस तरीके से मोटर वगैरह में भी होता है कैपेसिटर। यानी कई बार क्या होता है कि आपका फैन अगर जो है वो बंद हो जाता है तो आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो तो फैन चलता नहीं, तो फिर आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा मतलब उसको हिलाते हो या उसको मारते हो, जो भी है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, फैन या तो कभी चल जाता है और कभी नहीं चलता। तो फिर आप क्या करते हो, जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, तो वो आके देखता है और वो बोलता है कि क्या है कि आपका कंडेंसर जो है वो खराब हो गया। ये तो बोल, हालांकि कंडेंसर कैपेसिटर को ही बोलते हैं, लेकिन कंडेंसर जो है वो क्या एक पुरानी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। इसको जो है वो पहले ये जो है वो कंडेंसर ही बोलते थे, तो अब जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि इसका क्या हो चुका है, कंडेंसर खराब हो चुका है, तो वो क्या करता है, उसको हटाता है और उसकी जगह जो है वो नया कंडेंसर लगाता है या कैपेसिटर लगाता है। तो फिर क्या होता है, हमारा फैन वापस चलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसके बारे में एक टर्म पढ़नी जरूरी है, वो क्या है, कैपेसिटेंस। बेसिकली कैपेसिटेंस क्या एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, तो पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, है ना। और इससे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक भी पढ़ेंगे। कैपेसिटर के हम जो सर्किट भी सॉल्व करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये टर्म आपको जो है ना एक सुनी सुनी लगती है। कैसे? अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस, और ये क्या है, कैपेसिटेंस। और आपको पता है रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपने एक और नाम सुना होगा, रजिस्टर। हमारी बात समझ, जैसे आपने 10th में ये वाले क्वेश्चंस भी किए होंगे, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के। इसको अपन क्या बोलते थे, रजिस्टर बोलते थे ना, है ना। और इससे क्या निकल के आता था, रजिस्टर। वही बात है, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे भी ये कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, और आगे चल के एक और टर्म आएगी, इंडक्टेंस और इंडक्टर। तो वो आगे की बात है, लेकिन अभी हम जो है वो कैपेसिटेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इसके काफी सारे यूज भी है जो कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। आज जो है वो हम सिर्फ कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टर्म को मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ, तो ध्यान से देखो। अगर मेरे पास में कोई एक बॉडी है, अगर मेरे पास में कोई एक बॉडी है, ठीक है, या भी मेरे पास में अनचार्ज है, ठीक। मुझे क्या करना है, इसके किसी भी पॉइंट पे, मान लो मुझे इस पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, चार्ज को कहां से लेके आऊंगा, इन्फिनिटी से लेके आऊंगा, ठीक है। तो चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा, यह एक चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, वो मान लिया मैंने कितना, वन कूलम का चार्ज रखा, ठीक है। 1 कूलम का एक चार्ज रखा है, और इसको जो है मैं यहाँ से यहाँ तक एक बाहुबली की तरह जो है वो लेके आ रहा हूँ। तो देखो, ये चार्ज जब मैं इसको यहाँ से लेके आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही जो क्या होगा, मेरे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बिकॉज हम जानते हैं कि अगर इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कोई भी नाम दे दूं, VA। तो ये हो जाएगा मेरे पास में VA माइनस V इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा मेरे पास में W बाई Q। ऐसे तो निकालना है, इन्फिनिटी पर हम 0 मानते हैं, सो VA इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आएगा, W। आगे पास समझ में, यानी मेरे पास में चार्ज कितना है, 1 कूलम का। सो 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा, वही मेरे पास में क्या होगा, पोटेंशियल। क्लियर? लेकिन अब हम जो है कुछ और सोचते हैं इसके बारे में। मैंने क्या किया, अब इसको जो है वो चार्ज देना स्टार्ट किया, ठीक है ना। ये मैंने इसको चार्ज दिया, मैंने इसको जो है कुछ चार्ज दिया। कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। अब ध्यान से देखो अब क्या होगा, तो जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के पास में या इस पॉइंट पे जब आएगा, तो इसको क्या दिखेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। ये तो देखिए, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये आएगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये क्या आएगा, इस डायरेक्शन में भागेगा। हमारी बात समझ में। लेकिन हमें तो क्या करना है, इसको यहाँ लेके आना है, तो हमें तो वर्क तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये कि हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बिकॉज यहाँ से लेके आ रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो हमें तो यहाँ लेके आना है ना, तो हमें तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब एक चीज और,
अब मैंने क्या किया, इसके चार्ज को बढ़ा दिया। अब ध्यान सुनना, कहानी यहीं पे। अब मैंने चार्ज को इसको बढ़ाया, ध्यान सुना, ये मैं चार्ज इसको क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अब मैंने इसका चार्ज बढ़ाया, तो अब ध्यान से सुनना, अब इस पे चार्ज पहले से ज्यादा है या कम है, पहले से ज्यादा है। तो जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये चार्ज जो है वो इसको और ज्यादा रिपेल करेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा चार्ज है, तो पहले तो कम चार्ज था तो इसको कम रिपेल कर रहा था। अब चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इसका जो रिपल्सन हो गया होगा इसके लिए ज्यादा हो गया। तो आपको यहाँ पता चला कि यहाँ में क्या करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे सिंपल सा एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर जब हम किसी चार्ज को, अरे बात समझ में, अगर किसी बॉडी के पास में लेके आते चार्ज बॉडी को, तो इस पे जो चार्ज है, अगर आप इस पे चार्ज अगर बढ़ाओगे, अरे बात समझ में, चार्ज में करोगे आप, इंक्रीज करोगे, तो इसका रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर वर्क ज्यादा करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये है कि अगर आप चार्ज को बढ़ा रहे हो तो आपका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही है यहाँ पे कि ऑन प्रोवाइडिंग सम चार्ज टू द कंडक्टर, इस कंडक्टर को अगर मैं चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं तो इट्स पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज इन द सेम रेशियो। तो यार इसको जो है हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब कि आप किसी भी कंडक्टर पे अगर चार्ज बढ़ाओगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। हरी बात समझ में? इस बॉडी का अगर इस सरफेस पे इस पॉइंट पे बात करो तो वो पोटेंशियल तो मैं निकाल सकता हूँ, जो वर्क करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अब चार्ज और बढ़ा रहा हूँ तो मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सो और प्रोवाइडिंग सम चार्ज टू द कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस इन सेम रेशियो। अगर मान लो मैं चार्ज को डबल कर दिया तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, उसके डबल रेशियो में जो है वो इंक्रीज होगा। अगली बात समझ में? तो अब मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है C, ठीक है। और C इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा क्या, Q बाई, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इस C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अगली बात समझ में? क्लियर नहीं आता? अब देखिए, अगर मैं इस पोटेंशियल को अगर मैं 1 वोल्ट कर दूं, यहां लिख देता हूं, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, तो देखो C इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, Q। अरे बात समझ में? देखो यहाँ पे C का आपको पता चल गया ना, ये बेसिकली क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, C इज इक्वल टू Q बाई V। अच्छा, आपने वैसे ओम्स लॉ पढ़ा है, तो वहां आपने क्या पढ़ा था, V प्रोपोर्शनल टू I। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो आपके पास आता था R, जिसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ से R इक्वल टू क्या होता था, V अपॉन I। तो सेम यहाँ पे भी है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, सो Q इक्वल टू C इंटू V, सो C इक्वल टू Q बाई V। इसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब अगर मेरे पास में वोल्ट, अगर मैं पोटेंशियल अगर मेरे पास में कितना हो, 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो मेरे पास में जो चार्ज आएगा वही क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा। हरी बात समझ में? तो हम यहाँ सिंपल सा बोल सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। हरी बात समझ में? अगर मान लो मुझे 1 वोल्ट, अगर मुझे 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अगर जितने चार्ज की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और अगर मान लो मुझे 1 वोल्ट बढ़ाने, अगर मेरे पास में मान लो 2 जो है कंडक्टर है, ठीक है, एक में मैं 1 वोल्ट बढ़ा रहा हूँ, दूसरे में भी 1 वोल्ट बढ़ा रहा हूँ, एक में चार्ज की कम जरूरत है और एक में ज्यादा जरूरत है। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि पहले का जो कैपेसिटेंस है वो कम है, दूसरे का कैपेसिटेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में जो चार्ज करने की जो एबिलिटी है वो कम है, दूसरे में क्या है, ज्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ, मेजर यानी मापना, ऑफ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। और यहां से हम जो है वो इसकी डेफिनेशन भी इजीली निकाल सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर is defined as the ratio of
the ratio of charge providing on the conductor to its potential due to that charge ये है मेरे पास में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। ये ध्यान रखो, ये जो डेफिनेशन निकल के आई है वो किसकी है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। ये ध्यान रखो, सीधा सा आपको दिख रहा है कि ये क्या है? रेशियो है किसका? चार्ज प्रोवाइडिंग ऑन द कंडक्टर, मतलब किसका है? तो चार्ज प्रोवाइडिंग टू इट्स पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज। जिस चार्ज के कारण जो वो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है उसका रेशियो, उन दोनों का रेशियो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस बोला, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलो, एक ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली ड्रॉ करूं, तो मान लो कि ये मैंने यहाँ पे Q ले लिया, यहाँ पे V ले लिया। क्लियर है? तो जो ये ग्राफ निकल के आएगा यहाँ पे C का, इसको हम क्या बोलेंगे? C। ये मेरे पास में क्या? कैपेसिटेंस। और यहां से हमें ये भी पता चलता, अगर मैं यहाँ अगर देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ ना, ठीक है, ये एंगल मेरे पास में क्या है? थीटा। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और ये 90 डिग्री होगा, इस तरीके से यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाले क्या होगी? हाइपोटेनस, और ये क्या होगी? बेस। और आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है? हमें क्या क्या पता है? हमें तो ये पता है और ये पता है, ये हो जाएगा मेरे पास में Q बाई, जिसको हम क्या बोलेंगे? C। आगे पास में सिंपल है ना ग्राफ। अगर देखो ये मेरे पास में परपेंडिकुलर क्या मेरे पास में Q, बेस क्या मेरे पास में V, तो मुझे ये परपेंडिकुलर बेस पता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? tan थीटा ही तो लगाऊंगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि tan थीटा इज इक्वल टू Q बाई V यानी इक्वल टू C यानी कैपेसिटेंस। ठीक है, अब एक और चीज, देखिए तो ग्राफ के बारे में बता दिया, ठीक है ना, मतलब कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे चार्ज जो किसकी प्रोपोर्शनल है? V की प्रोपोर्शनल है। यानी मेरे पास में अगर देखो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, एक ही बात है। तो इनका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट ग्राफ आएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ कि अगर मेरे पास में ये C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट की, तो देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसके ऐसा यूनिट होगी चार्ज की क्या होती है? कूलम। पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होगी? कूलम पर वोल्ट। और इसी को एक नाम और दिया जाता है, वो है मेरे पास में फैराडे। क्लियर? क्या बोलते हैं हम इसको? फैराडे। जैसे हम रेजिस्टेंस की थी ना, ओम, वैसे तो देखा जाए तो क्या थी? वोल्ट पर एम्पियर। R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V तो होता है वोल्ट, I होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? ओम बोल देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी कूलम पर वोल्ट का क्या बोलते हैं? फैराडे बोलते हैं। क्लियर? अब एक चीज कि अगर मुझे 1 फैराड कैपेसिटेंस चाहिए, सारी बात समझ, 1 फैराड, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, सो देन तब देखो क्या होगा? तो ये मेरे पास में हो जाएगा 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। यही तो होगा। ये भी 1 तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या निकल के आया? 1 फैराड निकल के तो आया। आगे बात समझ में? कैपेसिटेंस क्या निकल के आया? 1 फैराड निकल के आया। क्लियर? सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा इसको कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 farad when the charge of 1 coulomb increases
1 कूलम increases its potential by 1 volt। यानी सिंपल सी डेफिनेशन निकल के आई यहाँ से कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर जो है वो 1 फैराड हो तो उसके लिए ये होता है कि अगर आपने 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल बढ़ाया और उसके लिए आपको कितने 1 कूलम चार्ज की जरूरत हो, उसको हम क्या बोलते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का। यानी सीधा सीधा है कि व्हेन द चार्ज ऑफ 1 कूलम इंक्रीजेस, यानी 1 कूलम चार्ज इंक्रीज करने के लिए अगर आपको कितने पोटेंशियल की जरूरत हो 1 वोल्ट की। अरे बात समझ में क्लियर है ना? यानी अगर आपने 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल बढ़ाया और उसमें चार्ज कितना हो 1 कूलम हो, कितना इंक्रीज हो 1 कूलम चार्ज इंक्रीज हो किसी भी कंडक्टर में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कितना 1 फैराड। क्लियर? तो अगर मैं फैराड की बात करूं तो फैराड जो बहुत ही बिग यूनिट है, यानी बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, अभी आपको जब मैं एक एग्जांपल लूंगा तो उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 1 फैराड जो है वो कितना बड़ा होता है, जिसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते। अरे बात समझ में? सो अब अगर बात करूं इसके स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कुछ ये है, ऐसा आपको पता भी है। अगर मैं बात करूं कि जैसे मिली फैराड, माइक्रो फैराड और क्या होता है नैनो फैराड, फिर पिको फैराड, ये सारे क्या है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है ना? तो हम जो है वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, यही हम जो डिस्कस करेंगे है ना। जब आपको फैन का जो आपका जो कैपेसिटर होता है उस पर भी जो है वो माइक्रो फैराड ही लिखा हुआ होता है। ठीक है ना? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ अच्छे एग्जांपल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, यानी मेरे पास में अगर कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसका क्या कैपेसिटेंस होता है वो हम जो है कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है ना? सो स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो सपोज मेरे पास में ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और ये चार्ज है, मैंने इसको चार्ज कर रखा, ठीक, और ये इसकी रेडियस ये हो गई मेरे पास में r। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है मेरे पास में Q/V, और इस पे चार्ज जो है मैंने मान लिया क्या दे रखा है Q चार्ज जो है दे रखा है। ठीक है, सो C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V। मुझे क्या करना है, इसी का तो कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड मीन यहाँ पे सिर्फ इस कंडक्टर के अलावा और कुछ नहीं रखा है। ठीक है ना? आइसोलेटेड मीनिंग वही होता है, एकांत तनपाई इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना? अब मुझे जरूरत पड़ेगी V की, और वो हम जो है वो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन स्फेरिकल कंडक्टर एट इट्स सरफेस। तो सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे क्या आएगा मेरे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो मेरे पास में निकल के आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, मतलब KQ/R। ये तो होगा KQ/R, ये वैल्यू क्या करूंगा मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास में C इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सो देखो ये मेरे पास में Q से Q है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू मेरे पास में निकल के आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी जितना छोटा रेडियस होगा आपके पास में, है ना, मतलब अगर मैं बात करूं किसी स्फेरिकल कंडक्टर की, अगर उसकी रेडियस छोटा है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। रेडियस बड़ी है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक, अगर मान लो इस कैपेसिटेंस की अगर मुझे क्या करनी है, सॉरी, अगर मुझे इस कंडक्टर की अगर मुझे जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, व्हेन this conductor is placed in डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो है वो रख दूंगा, तो देखो उससे क्या होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R, ये तो लिखूंगा। जो एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, यानी कि ये जो मेरे पास में जो ये रखा था स्फेरिकल कंडक्टर का रखा था वो मेरे पास में जो एयर में रखा था,
अब मैं लिखेंगे इसको मीडियम में रखते हैं, तो मीडियम के लिए मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन तो लिखूंगा। और देखो, और आपको पता है कि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यही तो होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई। मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू या एंड परमिटिविटी ऑफ या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यही तो होता है, ठीक है। तो ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो ये तो मेरे पास में सी के इक्वल है, तो Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू सी। और किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो मेरे पास में डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, एप्सिलॉन आर, इसको हम कई बार लिखते थे, के भी लिखा था मैंने कैपिटल के। तो ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर को अगर किसी मीडियम में रख देते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता है, एप्सिलॉन आर टाइम हो जाता है उसके एयर के रिस्पेक्ट में। आगे बात समझ में, यानी के गुना हो जाएगा या एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैपेसिटेंस था वो कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी रेडियस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, क्लियर। और अगर जब मैंने इसको किसी मीडियम में रख दिया तो मीडियम के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको आपको पता है कि ये जो है वो यही तो होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूँ पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में करवाया था ना। देखो अब हम काफी अच्छा एग्जांपल कर रहे हैं कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। हमें मुझे क्या करना है, अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना है, कंसीडरिंग इट टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर। हमें इसको क्या मान के चलना है कि ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है। तो ध्यान से देखो, वही फार्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। हमारे पास समझ में 6400 किलोमीटर, ये आपको पता है, 11 रुपए पढ़ा आपने ग्रेविटेशन के अंदर। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा मुझे ये बताओ k क्या होता है, k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अगर जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या ये 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ, ठीक है, अनमल्टीप्लाई। इसकी जगह क्या देगा मेरे पास में, ये 6400 किलोमीटर है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आता है, 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड। और ये आप याद रखना कि अर्थ की जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, 711 माइक्रो फेरेड, 711 माइक्रो फेरेड कैपेसिटेंस होती है किसकी, अर्थ की। आगे बात समझ में, तो ये याद रखना आपको। स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आप जब कोई ऑब्जेक्टिव कोई पेपर दे रहे हो तो वहां पे अगर आपको मिल जाएगी सीधा ही, तो आपकी वैल्यू याद रखना 711 माइक्रो फेरेड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब आपको क्या पता करना है कि रेडियस क्या है ऑफ कैपेसिटेंस 1 फेरेड। आपको सी की वैल्यू दी कितनी, 1 फेरेड। आप बताइए कि जो है वो उस कंडक्टर की रेडियस क्या होगी। आगे क्या पूछा है कि कैन यू कीप इट इन अलमीरा, क्या आप इसको जो है किसी अलमारी के अंदर रख सकते हो क्या, ऐसे कंडक्टर को जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फेरेड हो। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, उसकी रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालो, तो देखो क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो C की वैल्यू तो हमें गिवन है कितना, 1 फेरेड, 1 फेरेड है। सो ये मेरे पास में जब मैं ये वैल्यू रखूंगा इसकी, तो ये हो जाएगा मेरे पास में, देखो 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसको क्या करूं मैं, नीचे शिफ्ट कर दूं, तो देखो मेरे पास में r इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना होता है मुझे ये बताओ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ओ हो, कितना आया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 मीटर। मतलब सोच लो, अर्थ की रेडियस भी नहीं होती इतनी, तो अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। मतलब अर्थ से कितना, 1400 गुना, कितना, 1400 टाइम्स ज्यादा है इसकी रेडियस। तो देख लो 1 फेरेड कितनी बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। आगे बात समझ में, तो इतना जो है वो अगर कोई कंडक्टर है इस रेडियस का, तो उसको हम जो अलमारी में नहीं रख सकते, इवन हम जो उसको अर्थ पे भी नहीं रख सकते हैं। आगे बात समझ में, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या है, इसको नो। आंसर क्या है आपका, नो, नो, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर इज 2 पिकोफैरेड। एयर की दे दी, आपको कितना दिया, 2 पिकोफैरेड दिया है।
एंड इट इज 12 पिकोफैरेड व्हेन केप्ट इन अ मीडियम। तो आपको मीडियम में कितना दे दिया है, 12 पिकोफैरेड दिया है, क्लियर। देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन मीडियम। अब बताओ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताने की मीडियम में क्या होगी। तो ये मेरे पास में जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही तो है। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी की वैल्यू मुझे बतानी है। तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास में, Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू C। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू Cm अपॉन C। तो आ जाएगा मेरे पास में 12 अपॉन 2, कितनी आ रही, 6। तो कितनी है वैल्यू उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, 6 है, क्लियर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है कैपेसिटेंस और किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो है वो कैपेसिटेंस कितना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर जल्द से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।